नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है और हमारी खास पेशकश अब भुगतो अंजाम। इसमें हम एक बार आपका वेलकम करते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्रंटेशन और तनाव के बीच में पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से एक के बाद एक इतिहास बनाता चला जा रहा है और जिस तरह से वो एक के बाद एक कपट और चालाकी के काम करने की कोशिश कर रहा है, उससे वो खुद ही एक्सपोज हो रहा है। और आज भारतीय सेना की जो ब्रीफिंग थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पाकिस्तान की कायराना कृत्य को उजागर किया गया, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को दांव पर लगा दिया। जब मिसाइल अटैक हो रहे थे एक दिन पहले गुरुवार को और भारत लगातार उसके वाइटल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, रडार सिस्टम को बना रहा था, तो लाहौर और कराची के बीच में जहां हैवी एक तरह से कह सकते हैं कि कौमिकाज़े ड्रोन्स जो हैं पूरे आसमान को रंगीन किए हुए थे, तब भी उसने अपना नागरिक उड़ान कार्यक्रम रद्द नहीं किया। यानी वो चाहता था कि कोई विमान ध्वस्त हो भारतीय ड्रोन से और वो पूरी दुनिया के सामने अपना रोना लेकर बैठ जाए कि देखिए भारत किस तरह। लेकिन भारतीय वायुसेना ने बहुत संयम बरता और पाकिस्तान की एक और चाल को उजागर किया। इससे पहले कि हम बातचीत डिबेट की तरफ चलें, 10 बड़े अपडेट देख लेते हैं इस वक्त के। सबसे पहला अपडेट है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिर से ब्लैकआउट। सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन ये चीज़ की गई है और इन तीनों स्थानों पर फिर से ब्लैकआउट है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की है। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री एनएसए और सीडीएस मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान से गोलाबारी शुरू हुई है। की पाकिस्तान की ओर से 300-400 ड्रोन दागे गए, कर्नल सोफिया का कहना है, और भारत ने संयम से कार्रवाई की है और जवाब दिया है। गुजरात में 15 मई तक कार्यक्रमों में ड्रोन और पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इमरान खान की रिहाई को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल। और इंडिगो की श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़ सहित कई उड़ानें 10 मई तक रद्द। पंजाब सरकार ने भी सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की हैं। मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण पुलिस विभाग की छुट्टियां रद्द हुई हैं और जल संसाधन विभाग ने डैम पर निगरानी बढ़ाई है और जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी वृद्धि की गई है और तमाम जो वाइटल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर भी सुरक्षा का घेरा और सख्त कर दिया गया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मेजर प्रवीण सिंह, सेवानिवृत्त, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूं। बीके रे साहब हैं, अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, रहे हैं और विदेश संबंधी मामलों के जानकार हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मेजर जनरल डॉक्टर राजेश छाबा, सेवानिवृत्त, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ देर में और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप मुलाकात कीजिए ब्रह्मदीप अलूने सर से, विदेश मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में, और हमारे साथ बहुत ही उनका जो हमको मार्गदर्शन मिला है और उनके इनलाइटेंड कमेंट्स मिले हैं, उसने हमें बहुत आगे देखने के लिए, हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के साथ हमें आगे देखने में बहुत मदद की है। अलूने साहब, पहला मैं आपके साथ ही आगे बढ़ूंगा और जिस वक्त मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री निवास पर फिर एक बार बैठक की शुरुआत हुई है और हाई लेवल मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री की, जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हैं। क्या कुछ ऐसा इंडिकेशन है पाकिस्तान की तरफ से कि वो हमको किसी ट्रैप में लेना चाहता है? जैसा आज हमने देखा कि हमारे स्पोक्स पर्सन सेना के, उन्होंने ये बात कही कि उसने अपने नागरिक विमानों को झोंक दिया था कि भारत इनको कोई ड्रोन मिसाइल इसमें लगे और ये गिरे ज़मीन पर और हम पूरी दुनिया में चले। क्योंकि आज हमने देखा कि आज जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें संयम, और संयम के साथ ये भी था कि पाकिस्तान काफ़ी नीचे उतर कर कन्फ्रंटेशन के मोड पे जा रहा है। बिल्कुल शरद जी, देखिए बहुत बड़ी बात है, खासकर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल सैन्य अधिकारियों से रक्षा मंत्री मिले, गृह मंत्री मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूर्व सेना अध्यक्षों से भी चर्चा की है। इसका मतलब साफ है कि भारत इस बात को जानता था या जानता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपने लोग हैं उनको अपनी ढाल बनाकर और भारत की वैश्विक बदनामी करवाना चाहता है। और कितनी बड़ी बात है कि भारत जो हमारी सैन्य क्षमता है, हमारे जो एयर अधिकारी हैं, जो वायुसेना के अधिकारी, वो कितने प्रोफेशनल है कि वो पाकिस्तान की इस योजना में नहीं फंसे,
जो हमारे टारगेट थे हमने उन्हीं को निर्धारित किया। और इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से इतनी घृणा करता है, वो इतना निचले दर्जे पर जाकर युद्ध लड़ता है कि उससे इस बात से भी गुरेज नहीं है कि उसकी जनता का क्या होगा। वहीं पर भारत जो है वो अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है। मतलब साफ है कि यह जो युद्ध है, एक तरफ भारत की कार्य योजना है, भारत एक सही तरीके से सही नीति से आगे बढ़ना चाहता है, वहीं पर पाकिस्तान है जो किसी हद तक जाकर भारत से युद्ध लड़ रहा है। वो जो है वो जो आतंकी है, आतंकियों को आगे कर रहा है जिससे कि वो आकर यहाँ पर आत्मघाती विस्फोट करे। कुल मिलाकर यह जो युद्ध है यह बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। लेकिन हमारे जो पूर्व वायुसेना के लोग हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष है, उनसे जो बातचीत हुई है, वो जो नतीजे हैं, वो जो उन्होंने अनुभव साझा किए, निश्चित तौर पर शरद जी बहुत निर्णायक साबित होने वाले। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं बीके रे सर से समझना चाहूँगा, फिर दोनों हमारे जो सैन्य विशेषज्ञ हैं मैं उनकी तरफ चलूंगा। रे साहब, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा अलूने सर के साथ जब मैं बात कर रहा था, कि इस समय एक बैठक चल रही है पीएम निवास पर, और इसमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, इसमें हमारे एनएसए चीफ डोभाल साहब भी शामिल हैं, तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हैं। तो इस समय जबकि रात के 8 बज चुके हैं और ये मीटिंग चल रही है, तो क्या ये कंक्लूड करने के लिए है इस कन्फ्रंटेशन को, या पाकिस्तान की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ ऐसे संकेत हैं जो भारत को थोड़ा थिंकिंग मोड की तरफ ले जा रहे हैं? जी जी देखिए, जो उच्च स्तर पर जो स्ट्रेटेजी बनता है, जो रणनीति बनता है, उसके बारे में हम तो कुछ कल्पना जल्पना कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या चर्चाएं चल रही है एग्जैक्टली उसके बारे में बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि जी अभी दोनों देश के बीच में अभी तनाव काफी है। हो सकता है कि पाकिस्तान को इस जो तनातनी में पाकिस्तान को पराजित करने के लिए कोई रणनीति बने, कोई ठोस रणनीति बनाए जाए कि पाकिस्तान को घेराबंदी कैसे किया जाए, क्योंकि सारे आर्मी जो हमारे जो वायुसेना, जल स्थल सेना और ये सभी ऑल दी 3 जो हमारे विंग्स है, एयर, नेवी और आर्मी, तीनों का भी उपस्थिति है। बड़े बड़े रक्षा मंत्री भी है और बड़े बड़े सलाहकार भी है, जो भूतपूर्व भी है, अभी भी चल रहे हैं। तो संयुक्त रूप से कोई चर्चा जरूर जारी है कि आगे क्या किया जाए। और ये जो दोनों के बीच में जो चल रहा है जंग, मैं तो जंग ही कहूँगा, एक प्रकार चालू ही हो गया है। ये दोनों के बीच में जो चल रहा है उसको किस प्रकार किस तरह मोड़ लिया जाए, इसके बारे में निश्चित रूप से कोई विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उच्च स्तर पर जो बैठकें हैं उसमें क्या चर्चाएं होती है उसके बारे में निश्चित तौर पर हम अनुमान ही लगा सकते हैं, और अनुमान ही हम लगा रहे हैं बैठ के कि इस समय अनुमान लगा सकते जी इस समय, जबकि रात के समय अमूमन मैं ये नहीं कहूँगा इस तरह की बैठकें, लेकिन दिन भर से बैठकों का सिलसिला है। और सुबह भी तीनों सेनाध्यक्ष, डोभाल साहब, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब प्रधानमंत्री से मिले थे सुबह और दोपहर, और अब फिर एक स्पेशल मीटिंग की तरफ जाना, यानी कुछ स्ट्रॉन्ग इनपुट्स हैं जो आगे किस रूप में सामने आते हैं ये तो वक्त बताएगा। प्रवीण जी, ये सवाल भी थोड़ा हमारे दिमाग को मैं बार बार उसका रेजोनेंस, उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ तो है, लेकिन अभी पाकिस्तान पर जैसा प्रेशर आना चाहिए चारों तरफ से, उस तरह का प्रेशर अभी पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखा है। और इसमें दो जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका और रूस, चीन तो हम जानते हैं कि वो छिपा हुआ खिलाड़ी है और पाकिस्तान के साथ है, तो चीन की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह का एक इंटरनेशनल प्रेशर आना था पाकिस्तान की तरफ, जबकि सब जाहिर है पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आगे आपको लगता है कि ये चीज़ आएगी सामने, या इसको लेकर भारत की जो बढ़ती हुई साख है उसको लेकर भी महाशक्तियां चिंतित हैं कि इसको भी उलझने दीजिए रूस की तरह, तो थोड़ा उलझा रहेगा तो ठीक हो जाएगा? क्या इस तरह का भी कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है सर? जी जी, थैंक यू, जय हिंद। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या जो डीप स्टेट है, दे वांट कि इंडिया शुड गेट एंगेज्ड इन ए वॉर, जहाँ पे डेफिनेटली यदि हम वॉर में पूरे फुल फ्लेजेड वॉर में जाते हैं
तो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, हमारा जो ग्रोथ का पाथ चल रहा है, जो इकोनॉमी इतनी अच्छी पिकअप कर रही है, जिसका फ्यूचर बताया जा रहा है कि इतना अच्छा दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है, तो उसमें डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा बनेगा। और पहली बात तो ये वॉर जो है, इसको वॉर कहना सही नहीं होगा। हमने जो लिमिटेड ऑफेंसिव किया है, सिंदूर ऑपरेशन जो किया था, दैट वाज अगेंस्ट द टेररिस्ट in retaliation to what they have done to our tourist in पहलगांव। और उसके बाद का जो रिटेलिएशन था, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स चलाए, हमारे रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया, इन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पे टारगेट किया। ऑल्दो हमारे S-400 मिसाइल्स ने उसका पूरा काट कर दिया, कोई हमको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका रिटेलिएशन में वो हमारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार के तहत हमने इनके जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो नेस्तानाबूद कर दिए। आज हमारे पास कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है। आज अगर हम चाहें, हमारे एयरक्राफ्ट स्काडू एरिया में टहल के 40 मिनट आ चुके हैं, सारे जो रेकी करनी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पहले दिन ही जब 24 मिसाइलें टारगेट्स पे लॉन्च की गई थी, तो उसी दिन वो सारे के सारे फेल हो गए थे, एक भी मिसाइल वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। तो ये एक तरह से आज की डेट में मॉरल विक्ट्री है हमारे पास। और जो रही इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर की बात, तो इट इज नॉट ए ऑल आउट वॉर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। इंडिया इज टेकिंग द स्टेप्स इन ए वेरी कैलकुलेटेड वे। और जो भी हमारी डिप्लोमेसी है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, चाहे एयर फोर्स है या आर्म फोर्सेस है, तो दे आर गोइंग इन ए वेरी कैलकुलेटेड वे एंड रिटेलिएटिंग ओनली। जैसे आप एयरफोर्स का जो आपने बयान सुना होगा कि एयर अरेबिया का पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिस वक्त इनके मिसाइल आ रहे थे वो इन एयर था और हमारे एयर डिफेंस उस वक्त एक्टिवेटेड थे। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। लेकिन हमारे प्रोफेशनल जो एयरफोर्स के जो लोग हैं, एयर डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने उस सिचुएशन को अवॉइड किया और उस ट्रैप में नहीं फंसे। तो हमारे जो सिचुएशंस हैं वो वी हैव टू वेट एंड वॉच। वी कैन नॉट कॉल इट ए ऑल आउट वॉर। हमने उनको कैपेसिटी या विल टू फाइट जो होती है वो तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली डिफाइन किया है इसको, क्योंकि हमारी तरफ से ना हमारे स्पोक्स पर्सन और ना टॉप लीडरशिप की तरफ से वॉर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम इसको कन्फ्रंटेशन और टेंशन ही बोल रहे हैं कि ये एक टकराव है। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शंस के साथ हमने किया है ये सारा सब कुछ, और बहुत संजीदगी और समझदारी से किया है। और इसको युद्ध दुनिया की तरफ से भी नहीं कहा गया है। ये युद्ध ज़रूर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल छिपे हुए हैं, जिनको डीप स्टेट आपने भी कहा। छाबा साहब, हमारी सेना बहुत उत्सुक है और ये अभी से नहीं है। 65 में पीटने के बाद, 71 में पीटने के बाद, कारगिल में पीटने के बाद वो बड़ी उत्सुक है कि अब सबक सिखा दिया जाए। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जोश पर होश की लगाम हमारी लीडरशिप और हमारे टॉप जो मिलिट्री के लीडर्स हैं वो इसको नियंत्रित किए हुए हैं कि नहीं, रुकिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए, एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं, क्योंकि हमारा जो ओहदा दुनिया में है वो कहीं इस अति उत्साह में क्वेश्चनेबल ना हो जाए। ये हमारी चुनौती ज्यादा है सर, और यही हमारे हाथ भी बांधती है कई बार। जी डॉक्टर राजेश छाबा सर। जी 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 देखिए, जो मैं समझ रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जब तक विक्ट्री एश्योर्ड ना हो तब तक सेना ना जाए, क्योंकि अगर हम बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, अगर हम IB या LC क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाते हैं और अगर हमें वो डिफाइंड विक्ट्री नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, तो हो सकता है कि हमारी सेना की कैपेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन हो जाए। ये कंसिडरेशन तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि जिस जगह आपको जाना है और जिस समय आपको जाना है वो समय हमारे पास अभी है जो हम डिसाइड कर सके, जहां पे हमें विक्ट्री मिलने वाली है वहीं पे हम जाएं। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि आज की जो मीटिंग, जो रे सर ने कहा कि अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या होने वाला है और क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑप्शंस हमारे पास दो है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ये एक्शन रिएक्शन वाली जो चीज चल रही है, एक्शन उन्होंने किया पहलगाम, हमने किया उनके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाना, उन्होंने हमारे
15 एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया, हमने 9 के ऊपर अटैक किया। उन्होंने हमारे ड्रोन पे अटैक किया, हमने ड्रोन वॉरफेयर किया। उन्होंने हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक किया, हमने अटैक किया। अभी तक तो एक्शन रिएक्शन चल रहा है। सवाल पहले 2 ऑप्शन है, या तो एक्शन रिएक्शन को कंटिन्यू रखा जाए या हम प्रीएम्प्टिव एक्शन ले अभी पाकिस्तान के अंदर जाने का, क्योंकि एक्शन रिएक्शन को छोड़ के हम डिसाइसिव एक्शन लें। यही दो ही ऑप्शन कंसिडर किए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बात हुई थी एयर अरेबिया की, और ये जो S-400 का इंसिडेंट हुआ था, आपको याद है जब यूक्रेन रशियन वॉर शुरू हुआ था तो S-400 ही था जिसके कारण जो ईरानियन यूक्रेन के ऊपर ईरान एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसमें 300 लोगों की डेथ हुई थी। यही टैक्टिक्स पाकिस्तान चाह रहा था कि ये हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप और शेयर दूसरी कर बात, जी, चुनाव जी, नहीं दूसरे चुनाव एयर अरेबिया सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस। और आप ये ध्यान रखिए, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का हमेशा बड़ा स्ट्रांग बैकर रहा है। पैसे वही देता था पहले, मगर पाकिस्तान ने 2 गलतियां की। पहली गलती तो उसने पहलगाम को अंजाम तब दिया जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के विजिट में थे। आप ध्यान रखिए कि अगर आप गेस्ट जब आपके घर में आता है और गेस्ट के खिलाफ कोई एक्शन कोई दूसरा ले लेता है तो तिलमिलाना बहुत लाजमी। और सऊदी अरेबिया हमेशा से पाकिस्तान का बैकर रहा। तो अगर उसने सऊदी अरेबिया के जब प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां पे थे और उसने पहलगाम किया और उसने एयर अरेबिया के ऊपर कोशिश की कि इंडियन अटैक एयर अरेबिया के जहाज पे हो जिसमें सऊदी नेशनल्स भी होते जिनकी डेथ होती, ये 2 चीजें पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखिए, उसे अगर वॉर को ज्यादा खींचना है उसे पैसे की जरूरत है। और उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? उसके पास ऑप्शंस चाइना है, उसके पास ऑप्शन सऊदी अरेबिया है, उसके पास ऑप्शंस टर्की है, उसके पास ऑप्शंस कतर है। ये 4 के अलावा और कोई नहीं। चाइना ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान हमारे नेबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चाइना की। उन्होंने कहा दोनों इंडिया और पाकिस्तान हमारे दोनों हमारे एग्जैक्ट दोनों हमारे नेबर हैं और हम चाहते हैं कि दोनों नेबर में बीच में लड़ाई ना हो। एक व्यापारी इसी तरह बात करेगा। चाइना कह रहा है दैट मींस जी एग्जैक्ट। तो चाइना कंपैरेटिवली न्यूट्रल स्टैंस ले रहा है। तो फिर पैसे उसे कहां से मिलेंगे? सऊदी अरेबिया पहले ईरान होता था, ईरान के विदेश मंत्री इंडिया में पिछले 2 दिन से। सऊदी अरेबिया का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है। यस्टरडे आज मोदी जी से मुलाकात की। कतर शांत बैठा हुआ है। टर्की ने उसे सपोर्ट दिया, पर टर्की की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक कि वो मेजर सपोर्ट दे सके पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे लड़ने के लिए? वो चाहता है कि अगर सऊदी अरेबिया का एयर अरेबिया का जहाज गिराया जाता तो उसके पास ये दिखाने को था कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया के नेशनल्स की हत्या कर दी। बेसिक एम गहरा था। बिल्कुल, पर बिल्कुल। लकीली हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है कि हम ये जो ट्रैप बिछाना था पाकिस्तान ने, वो हम पाकिस्तान के ट्रैप को अवॉइड कर सके। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने डिफाइन किया। और पाकिस्तान इस समय एक ऐसे अपराधी कैरेक्टर की तरह सामने है हमारे, जैसा हमने मोडस ऑपरेंडी देखी है कि अपराध करने वाला अपराध करने के बाद कुछ ऐसा प्लान करता है कि सबकी सहानुभूति उसकी तरफ हो और जिसने शक की सुई, जो गलती उसने बहुत बड़ी की है, उस गलती की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए और लोग ये देखें कि यार इसको तो विक्टिम बना दिया गया है, यार इसके साथ तो थोड़ी सहानुभूति जुड़ जाए। और ये वो करने की कोशिश उसने की, जो उसने पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की। यह आपने बड़ी खूबसूरत बात की। चूँकि अब हम ये बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से नाकाम किया, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसमें जो S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र कहा गया, इसकी ज़बरदस्त खासियत है। इसे क्यों सुदर्शन चक्र कहा जाता है, एक छोटी सी हमारी ये रिपोर्ट्स है, इसको देखिए, फिर हम डिबेट की तरफ लौटते हैं। पाकिस्तान की ओर से भारत के 15 शहर पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम
S-400 ने इस हमले को नाकाम कर दिया। ये सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस और लंबी दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम। हवा में ही मिसाइल रॉकेट को मार गिराता है। टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर तक। S-400 की रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक। मैक्सिमम स्पीड 4800 मीटर प्रति सेकंड। अमेरिका के F-35 को भी गिराने का दम। 2018 में रूस से $5 अरब में खरीदा। डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइल से लैस। एक साथ 300 टारगेट को कर सकता है ट्रैक। भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा था दिव्य सुदर्शन चक्र, दिव्य अस्त्रों में सबसे ताकतवर सुदर्शन चक्र। चक्र तालवार और चक्री वंश भी है नाम। गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु को दिया। श्री कृष्ण ने इसे देवताओं से प्राप्त किया था। इसमें बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हथियार नहीं, महाबली है। ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। तभी तो S-400 भारत का सुदर्शन चक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो तैयारी जो थी भारत की, उस काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समन्वित किया गया, कोऑर्डिनेशन उसका किया गया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय वाइस एयर मार्शल P.K. श्रीवास्तव सर भी जुड़ गए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, वो हमारे साथ हैं। रे साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिस तरह से हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही छाबा सर ने कि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था उस समय सऊदी अरब के इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल डिग्निटरी हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स ही डील करते हैं, वो हमारे यहाँ थे। और ईरान के जो डेलीगेशन है वो हिंदुस्तान में, भारत में, दिल्ली में रहा है। तमाम चीज़ें जिस तरह से आगे चली, अब भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कब और कैसे, क्या किस प्लानिंग के तहत जा सकता है, चाहे वो UN हो या फिर रूस और अमेरिका तक अपनी बात पहुंचाना हो, चीन तक भी अपनी बात पहुंचाना हो। मुझे लगता है कि इस पर भी हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट विदेश मंत्री इस समय थिंकिंग मोड में ज़बरदस्त तरीके से होंगे। जी जी। देखिए, भारत का जो स्ट्रेटजी है, सारे देशों के साथ कांटेक्ट करना और भारत के साथ आतंकवाद के विरुद्ध में संघर्ष कर रहा है उसके बारे में जोरदार अपना पक्ष रखना। और भारत को भी ये बताना होगा कि हमने आतंकवाद के विरुद्ध आक्रमण किया, तो आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में अमेरिका हमारा साथ देगा, रूस भी हमारा साथ देगा। किंतु सबसे बड़ी बात क्या है, जो जमीन हकीकत जो मैं देख रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, कि कुछ हद तक मैं निराश भी हो चुका हूँ। क्योंकि देखिए, आज ही अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत पाकिस्तान जो लड़ाई चले उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही निराशजनक स्टेटमेंट है। ये कहना उनके लिए कि किस परिस्थिति में उसने कहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे मुझे लगता है अमेरिका का पूरा दृष्टिकोण आजकल यूरोप से हट गया है। भारत पाकिस्तान ये सभी हट चुका है। उसका पूरा केंद्र वर्तमान तारीफ वार में लगा हुआ है। बिल्कुल। और साउथ चाइना सी में चीन को कैसे कंटेन किया जाए। इसीलिए अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको अमेरिका केवल इतना ही कह रहा है, दोनों समझौता बरतो, डी एस्केलेट दी वॉर, डी एस्केलेशन। लेकिन केवल डी एस्केलेशन तो सभी कह रहे हैं, चीन भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है, सभी कह रहे हैं डी एस्केलेट। लेकिन जिस तत्परता के साथ, जिस मजबूती के साथ अमेरिका हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि मुझे निराश किया है।
और जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस का भी परिस्थिति भी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। अभी आज मैंने मॉस्को में रेड स्क्वायर में बहुत बड़ा भव्य पैरेड देखा। उस पर मैंने देखा कि बहुत सारे देश के तो आए थे, लेकिन रूस का जो पूरा केंद्र नासिज्म फासिज्म के खिलाफ था, वेस्टर्न वॉल के खिलाफ था। लेकिन रूस का भी जो वक्तव्य आजकल आ रहा है, वो कह रहा है कि डी एस्केलेट करो, दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों हमारे मित्र हैं तो संयमता बरतो। चीन भी अभी कह रहा है, जैसा मैंने सुना, सही है। चीन यद्यपि पाकिस्तान को सारे आर्मामेंट्स फुल दे रहा है, उसको मिसाइल दे रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है, परंतु चीन का जो भाषा में कुछ हद तक संयमता है, जो कह रहा है कि दोनों देश हमारा पड़ोसी है तो दोनों से डी एस्केलेट करो। तो परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, उसे लगता है भारत को स्वयं अपने बल पर इस संघर्ष का मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा ताकत ही हमारा परिचय होगा, ये मैं देख रहा हूँ। हमारा ताकत भी हमारा परिचय होगा। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे लगता है कि हम सभी इत्तेफाक रखते होंगे, और इत्तेफाक रखने का एक बड़ा कारण ये है कि ये 1965 और 1971 का भारत नहीं है। ये जो भारत है, ये 5वीं अर्थशक्ति है दुनिया की, और रूस, चीन और अमेरिका तीनों इसको अब इस संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये आने वाले समय का ग्लोबल लीडर है। और उनकी एक उलझन ये भी है, जो वो भारत की मुखालिफत या विरोध नहीं कर सकते हैं, कि भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार का सेंटर है, और अमेरिका, चीन ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उनके यहाँ से जो सामान खरीदा जाता है, भारत उसका एक पोटेंशियल बायर है। और हथियार की बात करें तो दुनिया के ये तमाम मुल्क जो हथियार के बड़े विक्रेता हैं, वो भी जानते हैं कि भारत उसका भी एक पोटेंशियल बायर है। तो एक बड़ी उलझन वाली स्थिति है कि वो 2 कदम आगे भी आना चाहते हैं, लेकिन पीछे भी जाना चाहते हैं कि ये भाई साहब कहीं चौधरी ना हो जाएं एशिया में, और चीन की जगह ले लें तो हमारी मुसीबत हो जाए। क्या कहेंगे श्रीवास्तव सर आप? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने। एक एंगल हमको ये भी देखना होगा कि पिछले कई समय से चीन और रूस में काफ़ी अच्छे संबंध हो चुके हैं। तो चूँकि रूस अब पूरी तरह से हमारे साथ है, तो मैं ये भी समझता हूँ कि चाइना भी जो है भले ही सामने ना आए, लेकिन हमारे साथ उसकी सिंपैथी तो रहेगी, और वो ज़रूर इस बारे में कोशिश करेगा कि वो आप कुछ एक दबाव ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेगा कि अब आप जो है डी एस्केलेट करो और इसको विराम लाओ। जी बिल्कुल, लेकिन गलवान जैसे जो कड़वे अध्याय हैं श्रीवास्तव सर, वो ज़रूर भारत और चीन के संबंधों में जो मधुरता की अपेक्षा है, उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा गतिरोध है, एक स्टेलमेट है सर। जी हाँ, वो बात यदि हम उसको लेके चलें तो वो चीन और भारत के बीच की बात है। जी अभी हम यदि इस एंगल से देखें कि अभी हम पाकिस्तान के थ्रू ये बात देख रहे हैं, तो यदि एस्केलेट होगा तो सभी को नुकसान होगा। चीन को भी नुकसान होगा। चीन का भी आपने देखा, जो चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को सप्लाई किया था, वो किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और वो इनएक्टिव हो गया था, वो कुछ नहीं कर पाया वो। तो यदि युद्ध आगे चला तो धीरे धीरे पता चलेगा कि चीन ने जो भी सामान दिया है पाकिस्तान को, वो किस तरह से जो है कमज़ोर साबित हो रहा है। तो शायद इस एंगल को लेके भी चीन कोशिश करेगा कि ये बात आगे ना बढ़े। और एशिया की बात है, एशिया में यदि एक ऐसे कंट्री आपस में लड़ते हैं तो उसका प्रभाव जो है आसपास के सभी देशों पर पड़ता है, और खासकर इकोनॉमी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रवीण सर की तरफ मैं चल रहा हूँ, एक बार फिर रायपुर में चल रहा हूँ। सर मुझे जरा समझाइए ये कि हमारी सैन्य रणनीति अब किस तरफ मुड़ सकती है। जैसा हमारे साथ चुनौती है कि हम ऑफेंसिव होते हुए भी डिफेंसिव होने के लिए हम कंपेल हैं, हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश की छवि रखते हैं दुनिया में जो शांति का और शांति को लेकर ग्लोबल जो फोरम है उस पर खड़ा होने वाला देश है। और यही मैं ये नहीं कहता कि इससे हमारे हाथ बंधते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई करेगा, उसके बीच में भारत कितना और कितना कब तक संयम रखेगा, ये मुझे लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। जी बिल्कुल सही। अभी डॉक्टर राजेश, मेजर जनरल राजेश सर ने इसका जवाब ऑलरेडी आपको दिया है अपने वक्तव्य में, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्मी या नेवी एयरफोर्स जब भी हम किसी ऑपरेशंस के लिए जाते हैं
तो विदाउट फुल प्लान जब तक कि हम अपनी विजय के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, पूरी प्लानिंग नहीं कर लेते हैं, पूरी चाहे एम्यूनिशन की ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो, ठीक है, सारी चीज़ें जब तक हमारी रेडी नहीं होती है तब तक हम ऑफेंसिव में नहीं जाते हैं। और ये तैयारी हमारी आज की नहीं है, ये तैयारी हमारी दसियों साल से चल रही है। ट्रेनिंग हमारी लगातार चलती रहती है, रणनीति वॉर गेम्स लगातार होते रहते हैं। हर सिनेरियोज के ऊपर हमारे बड़े अधिकारी से लेकर जूनियर अधिकारी और यहाँ तक कि डाउन लेवल टू जवान को मालूम होता है कि क्या ड्रिल्स हैं, क्या कार्रवाई करनी है, किस एक्शन को किस तरीके से अंजाम दिया जाना है। तो हमारी जो फोर्स है वो बहुत हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल फोर्स है। और आज जो इतने दिनों से आर्मी पूरे बॉर्डर पे बैठी हुई है, नेवी भी एक्टिव में है, एयरफोर्स भी एक्टिव है, और ये सारा कोऑर्डिनेशन आज की डेट में हमारी सीडीएस कर रहे हैं अनिल चौहान जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी है, बट वी आर यूजिंग द रिस्ट्रेंट जस्ट बिकॉज कि हम जानते हैं कि दुश्मन के पास असलहा कम है, दुश्मन की माली हालत ठीक नहीं है। दुश्मन की एक खासियत और है जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आर्मी मैं कह सकता हूं जिसमें है, वो है कि सरेंडर करने की। 1971 में उन्होंने सरेंडर किया, कुछ दिन पहले टीडीपी के आगे उनके 50 जवानों ने सरेंडर किया, बलूच लोगों ने जब 1/3 कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान आर्मी पोस्ट छोड़ के भाग गई। ये कल की न्यूज़ है। तो अभी जो मैं कह रहा था पिछले वक्तव्य में कि जो इनकी विल टू फाइट है ये तकरीबन हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जैसा जनरल सर ने बताया कि जब हम उनकी विल टू फाइट, उनके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिफेंड या ऑफेंड हम ख़त्म नहीं कर देते, तब तक हमारे अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अभी चूंकि ये सिनेरियो ऐसा है जो कि डेली पल चेंज होता है जी, तो इसमें कोई हम प्रेडिक्शंस अभी नहीं कर माफ सकते। कीजिए, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बैठक चल रही है, और हालांकि बहुत ही कूल काम बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और एनएसए चीफ अजीत डोभाल, तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यही अनुमान लगाना इस समय महत्वपूर्ण है कि क्या हो सकता है इन हमारे शीर्षस्थ रणनीतिकारों के मस्तिष्क में। इसका जवाब मैं अलूने जी से लेने की कोशिश करूंगा। सर, क्या चल रहा होगा इस समय? इस समय पाकिस्तान की कायरता भी चर्चा में होगी, इस समय पाकिस्तान की नाकामी भी चर्चा में होगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो रिएक्शन आया है वो भी हमारे स्ट्रैटेजिस्ट सोच रहे होंगे। क्या चल रहा होगा दिमाग में? कुछ अनुमान लगा सकते हैं हम? देखिए सर, रणनीतिक तौर पर जिस प्रकार से भारत ने आतंक को टारगेट किया, पाकिस्तान फिर आया, हमारे सार्वजनिक स्थानों को टारगेट किया, उससे हमने बचाया, और उसके बाद फिर हमने वहाँ पर उस जो हमारे टारगेट थे उसको किया। तो स्पष्ट है कि हम एक बृहद कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। वह कार्य योजना जिस पर सरकार लंबे समय से कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहलगाम होने से यह सब कुछ तैयारियां हो गई या हमने हमला कर दिया, क्योंकि कुछ सालों से पीओके को लेकर सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है, कम से कम मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार पीओके को लेकर बार बार इतने गंभीर कमेंट करती है, इसके बावजूद कि पीओके का एक बहुत इलाका जो है चीन के पास भी है। तो ये जो आप अर्धसैनिक बलों को ले लें, सेना को ले लें या पूर्व सैनिकों को ले लें, जाहिर सी बात है इनके अनुभवों को साझा करने के साथ वो जो कार्य योजना है जिस पर हमको आगे बढ़ना है वो बहुत ठोस तरीके से काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जिसके बारे में हमने लगातार चर्चा की है कि यह युद्ध जितना लंबा चलता है, यदि जो चिंता होती है लंबा युद्ध जब चलता है तो, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो हमसे लंबा युद्ध लड़े। और यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो निश्चित तौर पर वो रणनीति जिस पर हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर नियंत्रण रेखा को पार करके हमारी थल सेना कैसे जाएगी और पार करने के बाद कितने इलाके पर कब्जा करेगी, क्योंकि अभी तक कब्जाई हुई ज़मीन को हम देने की गलतियां कई बार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार हम वो जो हमारी ज़मीन है उसको वापस पाना चाहते हैं। और ये सारी जो कार्य योजना है शरद जी, ये उसी पर बातचीत हो रही है। बिल्कुल। और मैं कोई रक्षा का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ कि एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, पता नहीं क्यों ये जिसको आप कहते हैं कि आपकी एक गट फीलिंग ये कहती है कि ये एक किसी अंतिम रणनीति पर चर्चा है। ये कुछ ऐसा सोच लिया गया है जिसके प्रोज एंड कॉन्स पर बात हो रही है इस मीटिंग में कि ये कैसे ठोक बजाकर हम आगे बढ़ें। हो सकता है इसमें समय लगे,
लेकिन जिस तरह की गंभीरता है और जिस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह के हमने अपने लीडर को देखा है, पॉलिटिकल लीडर नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं या एनएसए चीफ की बात करूं या भारतीय सेना की बात करूं, तो वो अब इस नासूर को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे अगर मगर हैं कि आपको रुकना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। फिर हमारे विदेश मंत्री साहब किस तरह की भूमिका में होंगे, फिर हमने एक निश्चित तौर पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें समझ, क्योंकि ये ठहराव भी है इस बैठक में जो चेहरों पर दिख रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि हम तय कर चुके हैं हमें क्या करना है, हमें चिंता नहीं है, हमें अपने स्ट्रांग एग्जीक्यूशन को लेकर एक प्रिपेयर्डनेस जो हमारे चेहरे पर है उससे जुड़ा हुआ एक सतर्कता का भाव दिख रहा है। पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन इसी पर मैं मेजर जनरल सर छाबा साहब का एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर जी, सर जी। वेटिंग इज ए स्ट्रैटेजी। दुश्मन को इंतजार कराओ कि आप कब आने वाले हो, कब आने वाले हो, कब आने वाले हो जी। वो ही आपकी जो स्ट्रैटेजी, वो इट इज ए स्ट्रैटेजी एक्चुअली। आप देखिए पहलगाम में जब हुआ उसके बाद एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि मोदी जी इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा कुछ जी। 15 दिन तक जब कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे इंडिया के अंदर विशेषज्ञ थे जो कहने लगे, और पाकिस्तान मीडिया तो कह ही रहा था कि हम तो वेट कर रहे थे इनके आने का, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब समझिए, जब आप किसी को मोबिलाइज करके रख लेते हो, बॉर्डर पे बैठा देते हो, 15 दिन से वो बैठा है, रात को उसे पता नहीं कि कब अटैक हो, नींद भी नहीं आएगी, उसे चैन भी नहीं आएगा। 15 दिन के बाद उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। उनके जहाज पिछले 15 दिन से लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनके हर एक जहाज की कोई लिमिटेशंस होती, वो किसी कुछ घंटे फ्लाई करने के बाद उसे सर्विसिंग करनी पड़ती है। वो सर्विसिंग का समय उसको आ चुका होगा, आप उसे थका के मारोगे। ये एक स्ट्रैटेजी है, वेरी डेलिबरेट स्ट्रैटेजी। साथ साथ हमें 3 चीजों का और ध्यान देखना पड़ेगा जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। एक है पहला पीटीआई फैक्टर, इमरान खान फैक्टर जी जी। सेकंड खैबर पख्तूनख्वा जी। तीसरा है बलूचिस्तान और चौथा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK। अब एक एक को अगर आप देखें, पीटीआई के जो प्रदर्शन हैं वो जारी हैं। वो चाहते हैं इमरान खान को रिलीज किया जाए। इमरान खान का सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सोसाइटी आपस में वैसे ही डिवाइडेड है। अब लेट्स हम अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान तालिबान जिसको अफगानिस्तान का सपोर्ट प्राप्त है, वो वैसे ही उसकी गले की हड्डी बना हुआ। और जैसे जैसे पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा से निकलती है या बलूचिस्तान से निकलती है, ऑटोमेटिकली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके पास समय मिल जाता है और उनको मौका मिल जाता है कि वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्शन करें। याद रखिए, क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, उसमें पाकिस्तान की 2 ऑफेंसिव फॉर्मेशंस वहां पे हैं। वो अगर क्वेटा को खाली करता है तो क्वेटा के ऊपर खतरा पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK, वहां की वेट करने का फायदा क्या है? वेट करने का फायदा यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनल डिसेंशन है वहां पे, जो चाइना CPEC के कारण जो वहां पे असंतोष है, बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दी जा रही है, ये जो असंतोष है, इसे जब बढ़ेगा असंतोष, और अगर उस समय भारतीय सेना POK के अंदर जाती है तो हमें लोकल सपोर्ट मिलने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाती। जैसे जैसे पाकिस्तान अपनी पूरी एनर्जी और पूरा इकोनॉमी फोकस करेगा इंडिया के खिलाफ अटैक पे, ऑटोमेटिकली वीकनेसेस जो उसकी इंटरनल हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो वेटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो, आप जो ठहराव की बात कर रहे थे, ठहराव इसलिए भी हो सकता है कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कब क्या और हमें क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी जी। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज खबर है, आपको याद है कल जब आसिफ मुनीर की बात हो रही थी कि वो उसे
निकाला गया है, उसे अरेस्ट पे किया गया है और पाकिस्तान के दूसरे जनरलों ने सत्ता हथिया ली। पिछले 24 घंटे से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई खबर नहीं है कि आसिफ मुनीर है अभी चीफ या नहीं है, कोई खबर नहीं आसिफ मुनीर चीफ हैं या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मैटर करेगा कि आगे एक्शन क्या होता है। बिकॉज आसिफ मुनीर स्टॉन्च टेररिस्ट सपोर्टर था और वो उसने पहलगाम को अंजाम देने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। अगर आसिफ मुनीर को हटाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ये दिखाएगा कि शहबाज शरीफ को अमेरिका का पूरा सपोर्ट प्राप्त है कि वो आसिफ मुनीर के खिलाफ एक्शन ले। हमेशा याद रखिए, अमेरिका की पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत दूर तक सेंध है, ये हमेशा से रही है और अभी भी उनकी जो पावर है पाकिस्तान आर्मी में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आसिफ बिल्कुल। मुनीर का हटना जी, और ये अगर काफी नया इंपॉर्टेंट आपने वो बहुत फैक्ट, ही अहमियत। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इसके पहले ब्रह्मदीप अलूने जी भी यही बात शेयर कर रहे थे कि कहाँ हैं आसिफ मुनीर, कहाँ छिपे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको छिपा दिया गया है कहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका एक लेसन भी है कि उसने अब तक ये देखा है कि जितने भी युद्ध भारत के साथ हुए हैं तो नज़ला उन्हीं पर गिरा है। तो इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, अब सेना के लिए हम तैयारी रखते हैं अब की बार, और अब की बार हम सेना को पटक नहीं देंगे। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसीलिए हम वेट एंड वॉच की तरफ जा रहे हैं कि ये आपस में लड़ें और लड़ कर कमज़ोर हों, और उसके बीच हम क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। अलूने सर। जी बिल्कुल, भारत जो है, लेकिन भारत की इस बार रणनीति जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम पढ़ा करते थे पहले कि दुनिया के जो जंगी दस्तावेज है उसमें भारत ने कैसे एक किताब में जैसे लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे हमला करेंगे और 14 दिनों में जाके हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे। इससे पता चलता है कि जो हमारे सैन्य रणनीतिकार हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो सैन्य रणनीतिकार जो 1971 में थे वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे हैं। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष है जो वो लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं। मतलब दोनों देशों के चरित्र का पता चलता है। तो चाहे जो हो, आसिफ मुनीर हो या सरकार ने उनको नज़रबंद कर दिया हो, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद जो हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम कश्मीर जिसको समस्या बताया जाता था, जिसको द्विपक्षीय संबंध बताया जाता था, अब वो द्विपक्ष का नामो निशान हम मिटाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमको अपने सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। कर्नल बी वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवानिवृत्त, और आशीष चतुर्वेदी जी मेजर रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन दोनों डायनामिक गेस्ट का मैं आप सभी ऊर्जावान और अत्यंत बुद्धिमान और भविष्य में झांकने वाले मेहमानों के साथ में बैठ के बड़ा गौरवान्वित हूँ। श्रीवास्तव सर, एक छोटा कमेंट आपका भी लूँगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक फिल्मी डायलॉग जैसा डायलॉग है कि किसी को मारना है तो उसको ज़मीर की अदालत में अगर वो मर जाता है तो इससे बड़ी उसकी कोई हार होती नहीं है। और पाकिस्तान शायद इस बार अपने ज़मीर की अदालत में मरने जा रहा है क्योंकि वो जनता की निगाह से गिरा है, सेना की निगाह जो है उससे जनता की निगाह से सेना गिरी है, उसके हुक्मरान गिरे हैं, और सेना पॉलिटी से नफरत कर रही है, पॉलिटी सेना से नफरत कर रही है, बलूच आर्मी जो है वो अपना हित साध रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि एक मुल्क जो जिसका वजूद बहुत बुनियाद मजबूत नहीं है, वो अब टूटने की कगार पर बिल्कुल खड़ा है और कह रहा है कि सही बात है, आप मुझे तोड़ दीजिए, अब मैं इस तरह से तो नहीं रह सकता। जी देखिए, एक तो बेसिक डिफरेंस मैं यहाँ के आपके सामने ला रहा हूँ कि भारतीय सेना या भारत सेना की जो जनरल और पाकिस्तान के जनरल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं उनका एक पॉलिटिकल मोटिव हर समय रहता है, जबकि हमारी सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ होती हैं। और हमारी सेनाएं क्लियर कट कहते हैं कि हमारा काम है आपके आदेश का पालन करना, देश की सुरक्षा में हम तृप्त हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान के जनरल साहब को यदि देखें तो उनका तो जीने मरने की बात आ चुकी थी जी। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया
और पाकिस्तान की जनता को धोखे में रख रहे हो। वो हर बार हर मीडिया पे जाके जनरल साहब इतना बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, भारत तो कुछ भी नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे करने के लिए आपके पास कुछ है? कॉस्ट ऑफ वॉर कभी सोची है आपने? जो कॉस्ट ऑफ वॉर होती है वो आपकी इकोनॉमी उसको कर पाएगी? जैसा कि अभी जनरल साहब छावा साहब बोल रहे थे कि पिछले 15 दिन से पाकिस्तान का जो बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू हो गया था, उन्होंने जैसे एयरक्राफ्ट का एक उदाहरण दिया कि उसकी फ्लाइंग होती है, इन सब में पैसा लगता है। क्या पैसा है पाकिस्तान के पास? खाने के लिए तो पैसा नहीं है, आप लड़ोगे किससे? पहले अपना देश संभालो भाई, पहले अपने देश में लोगों को भरपेट खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको अच्छी तालीम दो। बिल्कुल। और जब हम ये बात कर रहे हैं सर, तो जम्मू में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। हो सकता है कि फिर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की हो। जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, जी। तो वो किस बेस पे और कितने दिन तक लड़ सकता है? भारत बहुत बड़ा देश है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और एक और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, ये लड़ाई जो है ना, हमारे जब भी लड़ाई हम पे थोपी गई है, चाहे 65 हो चाहे 71 हो, तो अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा देश लड़ता है, पूरा देश एक साथ हो जाता है। जी। आप किसी से भी अभी भी चले जाइए, आप सड़क पे किसी से बात कर लिए तो वो देखे कितने जोश में है वो, जबकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है लड़ाई में, लेकिन कितने जोश में रहता है। तो ये जोश जब कन्वे होता है, जो बॉर्डर पे सिपाही बैठे हुए हैं, जब उनके पास ये बातें जाती हैं कि हमारा देश हमारे साथ है, तो उसका हौसला बहुत ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि पोखरण पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। पोखरण जो हमारा एटॉमिक परीक्षण का एक बहुत अहम सेंटर है, तो पाकिस्तान जो बातें हो रही थी कि भारत में सुरक्षा को और बढ़ाने पर चर्चा हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी पाकिस्तान अभी भी जोर मारने की कोशिश कर रहा है। पोखरण पर ड्रोन से हमले की कोशिश की खबर मिल रही है जिस वक्त हम इस यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं। कर्नल बीबी वर्ष, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आशीष जी की तरफ आऊँगा। सर, सबसे बड़ा सवाल वही है जिसको अभी हमने चर्चा में किया कि वहाँ सब एक दूसरे की निगाहों से गिर चुके हैं, और ऐसे में कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और हो सकता है वो पाकिस्तान में ना बैठे हों, वो कहीं दूर बैठे हों, और वो रिमोट कंट्रोल से कोशिश कर रहे हों कि भारत को किस तरह से उलझन और परेशानी में डाला जा सकता है। क्या इस तरह का भी कोई एंगल हो सकता है सर? जी देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। एक जो नैरेटिव चल रहा है कि इसके पूरे जो या अभी वातावरण क्रिएट किया गया है, उसके पीछे हो सकता है चाइना का हाथ हो, और या दूसरे किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का हाथ हो, जो पाकिस्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आपको ध्यान दो इम्पोर्टेंट बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। जी। पहला ये है कि आज वर्ल्ड बैंक के मुखिया ने एक स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल ठीक है, कि आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी को लागू करने के बाद में, उसके बाद में उनका अब कोई रोल नहीं है। जबकि पिछले कितने सालों से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के ही हवाला देकर और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की जो धमकी देता रहता था बार बार, वो सब खत्म हो चुका है। यानी कि हमने जो एक्शन लिया है आईडब्ल्यूटी का, पानी रोकने का या अपने हिसाब से पानी को रिलीज करने का, वो सही है, नंबर एक। नंबर दो, आत्मनिर्भर भारत जो पॉलिसी आज से 10-15 साल पहले स्टार्ट की गई थी, वो पॉलिसी आज हमारी काम आ रही है। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर में L-70 को अपग्रेड किया गया लोकल से, ZU-23 को अपग्रेड किया गया लोकल एफर्ट से, और उसके बाद में जो मेंटेनेंस है SU-400 का या उसका जो स्पेयर पार्ट्स है, उन सब का मैन्युफैक्चर भविष्य के अंदर में यहाँ भारत में ही होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी देश हमारी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि अब हमारे जो हथियार हैं वो इतने कारगर साबित हो रहे हैं, तो भविष्य में हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी आएगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। और पोखरण में ड्रोन को मार गिराया गया है। जिस तरह से किसी पैटर्न को पाकिस्तान आगे भी फॉलो करेगा, आज भी कर सकता है। जी
मुझे लगता है हाँ, ऐसी वो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश तो जरूर करेगा और कर भी रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, तो जी। हम जो उनके हम हैं उनको नाकामयाब कर रहे हैं। अभी जो आपने एक बात कही, अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की आर्मी का मोराल जो है बहुत गिरा हुआ है, जाहिर सी बात है सेना एक जज्बे पे लड़ती है, इक्विपमेंट मैटर करता है, लेकिन जज्बा सबसे ऊपर है। अगर लड़ने का जज्बा ही नहीं होगा तो इक्विपमेंट कितना भी अच्छा हो वो काम नहीं आएगा। मुझे एक पुरानी बात याद आती है, जब नेपोलियन अपनी आर्मी को एड्रेस कर रहा था, उसने एक बात कही थी जो आज की तारीख में बहुत सही बैठती है, सटीक बैठेगी, कि यदि आपने 100 शेरों की एक सेना बनाई और एक कुत्ते को उसका लीडर बना दिया तो लड़ाई के मैदान में वो 100 शेर कुत्ते की मौत मर जाएंगे। और यदि आपने 100 कुत्तों की एक सेना बनाई और एक शेर को उनका लीडर बना दिया तो जंग के मैदान में वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे। तो यही फर्क है बेसिकली उनमें और हम में, कि उनका जज्बा जो है लड़ने का वो बहुत नीचे है इस वक्त। मोराल जो है पूरे पाकिस्तान का बहुत नीचे है और उसी के विपरीत भारतीय सेना और भारत में जो जज्बा है, जो मोराल है, वो बहुत ऊपर है। आज आप मान के चलिए, आप किसी भी नागरिक को रोक करके पूछेंगे, वो कहेगा पीओके से कम कुछ भी नहीं। बहुत निराश हो जाएगा हर एक आदमी अगर पीओके से पहले हम रुक गए, हम सर्जिकल स्ट्राइक पे रुक गए, कोई समझौता हो गया, जो कि मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आज पूरे भारत ने ये मान लिया है कि हम लड़ाई में जाएंगे, हम पीओके लेंगे और बलूचिस्तान को अलग करेंगे, ये हर एक भारतीय अपनी सोच में, अपने हृदय में बैठा चुका है। तो अब इसकी पूर्ति कब होगी, बस उसी का इंतजार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कंक्लूडिंग रिमार्क मैं अलूने सर आपसे ले रहा हूं कि क्या जैसे हमने यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा, जो युद्ध में बदला, लेकिन वहाँ जेलेंस्की और उनकी फ़ौज और उनकी आवाम, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक मोरालिटी का फैक्टर तो था कि हम क्यों सरेंडर करें, हम क्यों करें, रूस कितना बड़ा भी क्यों ना हो, हम क्यों झुकें, एक भाव था उसमें। और एक एक्टर हैं जेलेंस्की और कॉमेडी करने वाले एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने रियल मंच पर जो जज्बा दिखाया है वो बड़ा कमाल का है। तो पाकिस्तान का एक तो ये कैरेक्टर गायब है, मोरालिटी नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मुसीबत में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के टूटने और बंटने का सही समय तो ये है, ये बात हम इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं। अब भारत को बहुत स्ट्रैटेजिकली उस भाव को उभारना है। आपको इस बार लड़ने से ज़्यादा उनकी इन मुश्किलों को सतह पर ले आना है और फिर उसका फ़ायदा उठाना है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जो देश होता है, यदि उसको विजय प्राप्त करना है तो उसको अपनी पहचान के साथ विजय मिल सकती है। मुझे स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जी से एक बार मैं मिला था, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प वाकया शेयर किया था कि एक बार वो कराची के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर एहसान चौधरी नाम के कोई मंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। तो वैदिक जी ने कहा उनसे कि आप लोग चाहे जितनी अपनी पहचान को भुलाने की कोशिश करें, लेकिन आप भारतीय पहचान में ही अपना सम्मान पाते हैं, क्योंकि चौधरी तो भारत में मिलते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो तय नहीं कर पाया है कि उसको किनके साथ रहना है और उसकी असल पहचान क्या होती है। और जो लोग अपनी पहचान को तय नहीं कर पाते वो लोग अंततः अपने इतिहास को मिटा देते हैं। तो पाकिस्तान अपने इतिहास को मिटाने की यदि भारतीय पहचान के साथ रहते तो हम जो है अग्रिम मोर्चों पर जाकर लड़ते हैं, अग्रिम मोर्चों पर हमारे जो ऑफिसर्स शहीद होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वो अग्रिम मोर्चों पर आतंकियों को भेजते हैं। तो जिस सेना की आदत में यह शुमार हो कि वो आतंकियों को कवच बनाकर किसी राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहती हो, तो वो राष्ट्र निश्चित तौर पर नाकाम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और कंक्लूड करूंगा उसी ऐतिहासिक कोट के साथ, से के साथ, जो मानेकशॉ साहब से जुड़ता है, एक अद्वितीय सैन्य अधिकारी जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया। अर्ली 80s में जब कुछ ऐसी खबरें उड़ने लगी थीं कि सेना की महत्वाकांक्षा जागृत हुई है और देन प्राइम मिनिस्टर ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बुलाकर पूछा कि मानेकशॉ साहब मैं ये क्या सुन रही हूँ, तो उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा था, भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस, उसके मुखिया का कॉन्फिडेंस देखिए। उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, नाक आपकी भी लंबी है और मेरी भी लंबी है, लेकिन मैं पॉलिटिशियन की तरह इसे इधर उधर उलझाता और फंसाता नहीं हूं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, भारतीय सेना
सिर्फ भारत की सुरक्षा के अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मैं आप सभी सेना का रिप्रेजेंटेशन कर चुके आप सब गौरवशाली सैन्य अधिकारियों को प्रणाम और सलाम करता हूं और फिर एक बार भारत की जनता को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि आप बहुत महफूज हाथों में हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी सेना हमें एकदम महफूज रखेगी। और इंतज़ार कीजिए, कई बार जो कहा भी जाता है कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो कहाँ वस्ले यार में है, तो परिणाम अच्छा होगा, तय मानिए ज़रूर अच्छा होगा। थोड़ा सा इंतज़ार, बेकरारी नहीं होनी चाहिए और सब कुछ हमारे हक में होगा, यही हमारी ईश्वर से भी प्रार्थना है। आप सभी मेहमानों का, आपके सारे इनलाइटेंड कमेंट्स मुझे हमेशा याद रहेंगे जीवन भर। मैं बहुत हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला और कन्फ्रंटेशन और भारत पाकिस्तान तनाव पर पल पल का अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार।